थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद असद श्योर हो गया कि ये जाना पहचाना चेहरा कोई और नहीं, इराकी आर्मी का एक ऑफिसर था। लेकिन जो आदमी खुद को ईरानी टूरिस्ट बता रहा था, उसको असद से मिलाया गया। असद को देखने के बाद उसकी नसों में खून जम सा गया और उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो यहूदा टग्गर है, जो इजरायली आर्मी में एक कैप्टन है। सारे एजेंट्स पकड़े गए और इंट्रोगेशन में कई सारे राज बाहर आए, जिसके बाद बहुत सारा गोला बारूद और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इराक के हाथ लग गया। उन पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि तैयार हो जाओ, आज रात तुम्हें फांसी होने वाली है। तो आपने इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के कई सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपको लगेगा लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेड है। तो कहानी की शुरुआत होती है पैलेस्टीन के एकर से, जहां पे एक लड़का था जिसका नाम था असद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैलेस्टीन के कई सारे एरिया को इजराइल टाइम टाइम पर अपने अंडर में लेता रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ एकर के साथ। एकर के टेक ओवर के बाद असद को अपनी फैमिली के साथ इराक शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन शिफ्ट होने से पहले उसने अपने कजिन पर एक एहसान किया। उसके कजिन की तबीयत खराब थी, इसलिए असद उसकी ड्यूटी पर गया, जहां पर वो इजरायली ऑफिसर्स को टर्किश कॉफी सर्व करता था। अभी तक सब सही चल रहा था। असद इराक की एक दुकान पे सेल्समैन का काम करता था और 22 में 1951 को असद अपनी दुकान पर बैठकर रोड की तरफ यूं ही देख रहा था। तभी उसके नजर में एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। पहले तो असद को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद असद श्योर हो गया कि ये जाना पहचाना चेहरा कोई और नहीं, इराकी आर्मी का एक ऑफिसर था, जिसे वो चाय पिलाया करता था। अब जिनको मालूम ना हो उनको बता दें कि इजराइल और इराक उन दिनों कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, इसलिए आर्मी ऑफिसर का एक विजिटर होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। इसीलिए असद ने बिना देरी किए ये बात पुलिस ऑफिसर्स को बता दी। उस आदमी को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों को इराक पुलिस बगदाद ले गई, जहां सेंट्रल जेल में उन दोनों से पूछताछ स्टार्ट हुई। जिस आदमी को असद ने आइडेंटिफाई किया था, वो आदमी बार बार बोलता रहा कि वो एक ईरानी टूरिस्ट है और उसने अपने पासपोर्ट भी दिखाए, लेकिन पुलिस उसकी बात पे भरोसा नहीं करती है और उसको टॉर्चर करती रहती है। इसके साथ जो दूसरा आदमी गिरफ्तार हुआ था, उसने बताया कि ये आदमी मुझे कॉन्सर्ट में मिला था और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन पुलिस उसको एक हफ्ते तक टॉर्चर करती रहती है, उसके बाद छोड़ देती है। लेकिन जो आदमी खुद को ईरानी टूरिस्ट बता रहा था, उसको असद से मिलाया गया। असद को देखने के बाद उसकी नसों में खून जम सा गया और उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो यहूदा टग्गर है, जो इजरायली आर्मी में एक कैप्टन है। सुनने के बाद इराक पुलिस टग्गर के अपार्टमेंट में जाती है और वहां फर्नीचर्स और दीवारें तोड़ तोड़ कर एक एक कोना चेक करती है और यहां से इराक पुलिस कई सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त करती है, जिससे न केवल टग्गर की, बाकी ज्यूज जो इराक में रहते थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इजराइल के बनने के बाद से ही इजराइल और इराक के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए इजरायली एजेंट को पता था इराक उनके ऊपर कोई दया नहीं करेगा। अब एक बार समझ लेते हैं इजरायली एजेंट इराक में काम कैसे करते थे। तो हर एक काम के लिए एक ग्रुप था। जैसे इलीगल इमिग्रेशन के लिए एक ग्रुप था, यूथ मूवमेंट के लिए एक ग्रुप था और सेल्फ डिफेंस के लिए एक ग्रुप था। ये ग्रुप्स इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से इंटरेक्ट ना करे। अगर कोई मैसेज एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को पास करना है, तो एक एजेंट था जाकी हबीब, जो एक ग्रुप के लीडर से मैसेज लेता था और दूसरे ग्रुप के लीडर को मैसेज पास करता था। अब टग्गर के ब्रेक के बाद कई सारे एजेंट्स पकड़े गए और इंट्रोगेशन में कई सारे राज बाहर आए, जिसके बाद बहुत सारा गोला बारूद और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इराक के हाथ लग गया। अब इराक को तलाश थी जाकी हबीब की, जो सारे ग्रुप लीडर्स के बीच कम्युनिकेशन का काम करता था। लंबी इंट्रोगेशन के बाद इराक को पता चला टग्गर के साथ उन्होंने जिस आदमी को गिरफ्तार किया था
वही जाकिर हबीब था। हबीब की खोज में पूरी इराक पुलिस लग गई, लेकिन वो हबीब को नहीं खोज पाए क्योंकि वो जेल में था। हुआ कुछ यूं कि टग्गर की अरेस्ट के बाद हबीब को एक कार एक्सीडेंट के केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जब इराक इंटेलिजेंस एजेंसीज हबीब को ढूंढ रही थी तब वो 20 दिन की सजा काट रहा था। जेल से निकलने के बाद उसको फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोग्राफ के लिए हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा था। हबीब को यह पता था अगर ये हुआ तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए जब वो बगदाद की एक क्राउडेड स्ट्रीट से गुजर रहा था तो वहां उसने अपने दोनों गार्ड्स को धक्का दे दिया और वहां से भाग गया। अब क्योंकि थोड़ी ही देर में वो छूटने वाला था, इसलिए गार्ड्स ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये बात मीडिया में आई तो अपोजिशन पार्टीज ने इराक का खूब मजाक उड़ाया। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनी, वेयर इज हबीब। लेकिन जब हबीब इराक छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे बड़े बड़े इमिग्रेंट्स प्लेन्स इराक से इजराइल पहुंच रहे थे, जिसमें लाखों की संख्या में इमिग्रेंट्स आ रहे थे। ऐसा ही एक प्लेन 12 जून को रनवे पे टेक ऑफ के लिए खड़ा था। अब हबीब को उस प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम थी, इसलिए हबीब प्लेन के पास पहुंच जाता है और प्लेन जब रनवे पे दौड़ना स्टार्ट करता है और 5 मीटर ऊपर चला जाता है, उस टाइम पे पायलट ने एक रस्सी नीचे कर दी और हबीब उस रस्सी के सहारे प्लेन में पहुंच गया, और ना ही केबिन क्रू को और ना ही प्लेन के पैसेंजर्स को यह पता चला कि हबीब प्लेन में आ चुका है। इजराइल आकर हबीब ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की और एक आर्मी ऑफिसर से शादी की। लेकिन जो बगदाद में पीछे छूट गए थे वो इतने लकी नहीं थे। कुछ को वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव रखने के जुर्म में फांसी की सजा हुई, तो कुछ से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत टार्चर किया गया। टग्गर का कोर्ट में ट्रायल होने वाला था। ट्रायल स्टार्ट होने से एक दिन पहले उसकी सेल्स में एक रात पुलिस भर जाती है। पुलिस को देखकर टग्गर डर जाता है। उन पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि तैयार हो जाओ, आज रात तुम्हें फांसी होने वाली है। इस पर टग्गर कहता है, अभी तो मेरा ट्रायल भी नहीं हुआ है, आप मुझे ऐसे फांसी नहीं दे सकते। इस पर पुलिसमैन कहता है, हमें तुम्हारे बारे में पहले ही सब पता है, तुम एक इजरायली जासूस हो और इतना हमारे लिए काफी है तुम्हें फांसी देने के लिए। इसके बाद सुबह 3 बजे वो लोग टग्गर को एग्जीक्यूशन चैम्बर में ले जाते हैं। टग्गर उन सबके बीच में स्तब्ध होके चल रहा था और सोच रहा था, अभी कुछ हफ्ते पहले वो जेरूसलम में अपनी फैमिली से मिल रहा था, उसके बाद वो रोम और पेरिस में मजे कर रहा था, और आज अचानक एक रस्सी से उसका जीवन खत्म होने वाला है। इसके बाद इराक पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उसके सिग्नेचर लिए और उसकी अंगूठी और घड़ी ले ली। इसके बाद उसको तख्त पर ले जाया गया। वहां पर हैंगमैन ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी। इस पर टग्गर ने कहा कि मरने के बाद उसकी बॉडी को इजराइल पहुंचा दिया जाए। इसके बाद टग्गर के गले में काला कपड़ा डाला गया और टग्गर अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के बारे में सोचने लगा। हैंगमैन तख्त को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़कर खड़ा था और अपनी कमांडिंग ऑफिसर की तरफ देखकर उसके कमांड का वेट कर रहा था। और तभी अचानक कमांडिंग ऑफिसर बिना कोई कमांड दिए वापस चला जाता है। टग्गर को उतार लिया जाता है। टग्गर की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसको यह पता चला कि वो मरने वाला नहीं है। एक्चुअली वो लोग टग्गर को तोड़ना चाहते थे और उससे से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे। इसके बाद टग्गर का ट्रायल होता है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है। इसके बाद टग्गर को भरोसा हो जाता है कि वो जेल में नहीं मरेगा, उसके दोस्त उसको छुड़ा लेंगे। इसके बाद टग्गर को 9 साल तक वेट करना पड़ता है और 1958 में जनरल अब्दुल करीम ने प्राइम मिनिस्टर और रॉयल फैमिली की हत्या कर दी, और 2 साल बाद जनरल के कुछ करीबियों ने जनरल के मर्डर का प्लान बनाया और इस प्लान का पता मोसाद को चल गया। मोसाद ने जनरल के कुछ करीबियों से कांटेक्ट किया और एक डील की कि अगर इराक यहूदा टग्गर को छोड़ दे तो वो प्लान बनाने वाले लोगों का नाम बता देगा। जनरल को भी ये डील अच्छी लगी और एक दिन टग्गर की जेल में उसका जेलर आता है और उसे खाकी कपड़े देता है और बोलता है कि तुम बगदाद जा रहे हो। इसके बाद टग्गर पुलिस कार से रॉयल पैलेस जाता है। वहां वो प्रेसिडेंट करीम से मिलता है।
प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि अगर इराक और इजराइल के बीच युद्ध होगा तो क्या तुम इराक के खिलाफ लड़ोगे। इस पर टग्गर कहता है कि मैं अगर अपने देश पहुंचूंगा तो वहां कोशिश करूंगा कि इजराइल और अरब के बीच रिश्ते अच्छे हों, लेकिन अगर युद्ध होता ही है तो मैं इजराइल के साथ लड़ूंगा जैसे आपने अपने देश के लिए लड़ा था। इसके बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं जब तुम अपने देश वापस जाओ तो अपने लोगों को बताना इराक अब एक आजाद देश है। इसके बाद टग्गर को एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से बीरूट और साइप्रस के रास्ते इजराइल ले जाया गया। टग्गर को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर उसके फ्रेंड्स और कलीग्स उसका वेट कर रहे थे। उनके दिमाग में एक थके हारे टग्गर की इमेज बनी हुई थी, लेकिन ये वही टग्गर था जिसे 9 साल पहले उन्होंने देखा था। वही आत्मविश्वास और वही मनोबल उसके चेहरे पर दिख रहा था। जब टग्गर से उनके साथियों ने पूछा तुमने ये सब कैसे किया, तो टग्गर ने जवाब दिया मुझे भरोसा था कि तुम लोग मुझे वहां से निकाल लोगे। और टग्गर को निकालकर मोसाद ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी के साथ कहानी का अंत करेंगे। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप iCast एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा।